बनाने के लिए मशीन चाहिए और मशीन चलाने के लिए पैसा। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उत्पादन एवं लागत। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 12 की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ। इकोनॉमिक्स का ये आज जो हम चैप्टर आज कवर करेंगे वो है थर्ड चैप्टर, और थर्ड चैप्टर का जो नाम है हमारा वो है उत्पादन एवं लागत, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा ये चैप्टर है उत्पादन और लागत के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा, उत्पादन का परिचय और उत्पादन फलन। तो आज हम उत्पादन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रोडक्शन का और उत्पादन फलन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी क्लास। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि उत्पादन क्या है। हमने अर्थशास्त्र में कई बार उत्पादन पढ़ा है, सुना है। 11th क्लास में भी हमने बार बार पढ़ा है, क्योंकि ये पूरे अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो चलता है इसी के अंतर्गत सब ये चलता है। उत्पादन है, उपभोक्ता है, हम आपको ही पता है कि उपभोक्ता कौन होते हैं, उत्पादन होता है, उत्पादक कौन होते हैं। तो चलिए इसके बारे में एक बार और जानते हैं। तो उत्पादन जो प्रोडक्शन है, उत्पादन का अर्थ क्या है, पहले उसका मीनिंग क्या है ये देखते हैं। तो किसी वस्तु या सेवा के निर्माण की प्रक्रिया जिसमें विभिन्न उत्पादन साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता का उपयोग किया जाता है। भूमि भी रहती है, श्रम भी रहता है, पूंजी और उद्यमिता, इनका उपयोग करके कोई भी उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इनका उपयोग करके ही हम कोई भी उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए हमें भूमि भी चाहिए, श्रम भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए और उद्यमिता भी। ठीक है, तो इनका उपयोग किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि हमने उत्पादन को जान तो लिया कि उत्पादन कर, अब थोड़ा सा हम इसको बाजार से रिलेट करते हैं कि आप बाजार में, मतलब हम बाजार एक मार्केट को लेते हैं एग्जांपल के लिए, कि मार्केट में हम एक उत्पादक जब उत्पादन करेगा और उसके बाद फिर उपभोक्ता, हम सब उपभोक्ता हैं, फिर हम उस चीज को खरीदेंगे। तो उत्पादक उत्पादन करता है तो वो किसके लिए करता है, उपभोक्ता के लिए। अगर उपभोक्ता नहीं खरीदेंगे तो उत्पादन करने का फिर क्या मतलब, क्योंकि जो उत्पादक होता है वो भी इसी पर्पज से कोई किसी चीज का उत्पादन करता है कि उसको क्या मिले, लाभ मिले, प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो उत्पादन जो है, उत्पादन का अर्थ है कि हम भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता इन सबका उपयोग करके किसी वस्तु का निर्माण किया था, किसी भी चीज का उत्पादन किया। तो ये साधन है, ये साधन है किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए। उत्पादन के प्रकार क्या होते हैं कि संपूर्ण उत्पादन, एक टोटल प्रोडक्ट हो गया टीपी, इसका शॉर्ट नेम जो है टीपी, ये आपको याद रखना है क्योंकि आप पूरे इकोनॉमिक्स में इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो कुल उत्पादन, हिंदी में तो ठीक है कुल उत्पादन कहते हैं, पर टीपी आपको जो फॉर्मूला रहेगा वो सब आपका इंग्लिश में रहेगा, इसलिए ये आपको याद रखना है टीपी। तो कुल उत्पादन क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट को शॉर्ट नेम है टीपी, कुल उत्पादन। जितना उत्पादन कुल संसाधनों से प्राप्त होता है, जितना उत्पादन कुल संसाधनों से प्राप्त होता है, मतलब कि कुल उत्पादन का यहाँ पे क्या अर्थ है कि जितना भी उत्पादन हो रहा है, हमने कुल संसाधनों को लगाया है, तो जितना टोटल हमें प्राप्त हो रहा है, टोटल जितना उत्पादन किया जा रहा है उससे है यहाँ पे। अब उत्पादन के जो प्रकार है, तो संपूर्ण उत्पादन, एक देखिए हमने क्या यहाँ पे ले लिया कि संपूर्ण उत्पादन, टोटल प्रोडक्ट की बात हो रही है ना, संपूर्ण टीपी। तो कुल उत्पादन, जितना उत्पादन कुल संसाधनों से प्राप्त होता है, हमने पूरे संसाधन लगा दिए और जितना भी टोटल उत्पादन प्राप्त होता है उसको ही कहते हैं कुल उत्पादन। ठीक है, संपूर्ण उत्पादन, टोटल प्रोडक्ट, कुल उत्पादन, टीपी। ठीक है, औसत उत्पादन, अब देखिए यहाँ पे एक तो हो गया क्या, टीपी हो गया हमारा, टोटल प्रोडक्ट, कुल उत्पादन। इसके बाद हमारा हो गया औसत, एवरेज प्रोडक्ट, एपी। इसको किस नाम से हम जानते हैं, एपी नाम से। ठीक है, देखिए यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट हो गया तो एपी, और यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट तो टीपी। प्रति इकाई उत्पादन, यहाँ पे हमने टोटल की बात की, कुल की बात की, और यहाँ पे बात हो रही प्रति इकाई, है ना, प्रति इकाई लगाने से, यानी यहाँ पे हम देखते हैं इसको फॉर्मूले के रूप में, एपी बराबर टीपी, एपी बराबर टीपी, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो एपी इज इक्वल टू टीपी, और यहाँ पे एल जो है, और उसके एपी बराबर एलटीपी, जहां एल क्या है, श्रमिकों की संख्या है। एल को क्या यहाँ पे दिखाया गया है, श्रमिकों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे सीमांत उत्पादन, एक तो हमारा हो गया टोटल, एपी, एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, और अब आ गया यहाँ पे सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी। अब इसको किस नाम से जानते हैं, एमपी से। तो यहाँ पे हमने देखा कि टीपी हुआ, एपी हुआ, और अब आ गया एमपी। तो ये शॉर्ट नेम आपको याद रखना है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि अतिरिक्त उत्पादन, हमने सीमांत, कुल और औसत हमने पहले भी पढ़ा है, लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, बस यहाँ पे चीज चेंज क्या हुआ है, उत्पादन और लागत आ गई है। ठीक है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट।
तो यहाँ पे उसके अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है एमपी है, अतिरिक्त उत्पादन है जो एक एक्स्ट्रा इकाई लगाने से, एक अतिरिक्त इकाई लगाने से जो उत्पादन होता है, अतिरिक्त श्रमिक से प्राप्त होता है। मान लीजिए किसी कार्य को करने के लिए हमने 40 श्रमिक लगाए और अगर हमने उसमें एक श्रमिक और बढ़ा दिया, ठीक है, मतलब तो फिर हमारा प्रोडक्ट उत्पादन कितना हो रहा है ना। तो ये यहाँ पे एक अतिरिक्त उत्पादन से होता है कि एक श्रमिक को हमने बढ़ाया तो फिर उस बाद कितना उत्पादन प्राप्त होता है। यहाँ पे इसका भी देखिए, एमपी बराबर टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे उत्पादन के नियम, लॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या बोलता है, उत्पादन के नियम जो कि बहुत जरूरी है। देखिए, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन, ठीक है, प्रॉपर्टीज, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टीज। अब ये अल्पकालीन अवधारणा है जिसमें केवल एक कारक को बदला जाता है, बाकी स्थिर रहते हैं। देखिए, अल्पकाल की जब बात होती है, दो दीर्घकाल, अल्पकाल। अब काल भी आपको पता है कि काल मतलब समय की बात हो रही है, तो अल्प मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। आगे हम और पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अल्पकालीन कम समय की बात हो रही है, तो इसमें जो होता है, तो इसमें एक कारक को बदला जाता है, बाकी स्थिर रहते हैं। हम किसी एक कारक को बदल सकते हैं पर बाकी कैसे रहते हैं, कारक स्थिर रहते हैं, उनको बदला नहीं जा सकता है। इसकी 3 अवस्थाएं कैसे होती हैं कि एमपी बढ़ता है तो वृद्धि की अवस्था होती है। जब हमारा कुल उत्पादन बढ़ता है, टोटल जो अभी एमपी सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो ये वृद्धि की अवस्था होती है। एमपी की यहाँ पे बात हो रही है ना। एमपी घटता है ना, सीमांत उत्पादन। अभी बैक में जाके फिर से देख लीजिए, ये है एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी सीमांत उत्पादन, ठीक है। तो जब एमपी बढ़ता है तो वृद्धि की अवस्था मानी जाती है, मतलब कि बढ़ रहा है उत्पादन। एमपी घटता है परंतु एवरेज जो है कम है तो वो कमी की अवस्था मानी जाती है। एमपी शून्य या ऋणात्मक हो जाता है, अगर एमपी शून्य पे चला जाता है या माइनस में चला जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, तो वहां ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था मानी जाती है। वहां पे क्या मानी जाती है कि ऋणात्मक में हमने चार्ट में देखा है कि जब एक पहले तो बढ़ता है, फिर एकदम नॉर्मल आके एक जगह पे स्थिर हो जाता है, और उसके बाद अगर हो रहा है तो फिर वो ऋणात्मक की स्थिति में आ जाता है। अगर एमपी शून्य हो जाता है, हमारा सीमांत उत्पादन प्रोडक्शन जो है, सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है या ऋणात्मक हो जाता है, तो फिर प्रतिफल की अवस्था मानी जाती है। तो इसकी जो 3 अवस्थाएं हैं वो है एक वृद्धि की अवस्था, एक कमी की अवस्था और एक ऋणात्मक की अवस्था, ठीक है। अब यहाँ पे उत्पादन के साधन का क्या अर्थ होता है, वे सभी संसाधन या तत्व जिनकी मदद से वस्तुएं और सेवाएं तैयार की जाती हैं। अब उत्पादन के साधन क्या होते हैं भाई, संसाधन वो होते हैं जिनके द्वारा हम अपने जो उत्पादन है, जिस भी चीज का हम उत्पादन करने जा रहे हैं उसमें हम उस साधनों को लगाते हैं और उनसे ही हम उत्पादन करते हैं। तो जिनके मदद से वस्तुएं और सेवाएं क्या की जाती, तैयार की जाती है। वो वस्तुएं भी हो सकती हैं और सेवाएं भी हो सकती हैं। उन साधनों का प्रयोग करके, उपयोग करके हम वस्तुओं और सेवाओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं, बनाते हैं। इन्हें अंग्रेजी में अगर कहें तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मुख्य रूप से इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, एक भूमि हो गई, लैंड हो गया, श्रम हो गया, लेबर हो गया, पूंजी हो गई, कैपिटल, ठीक है, और एक हो गया उद्यमिता, है ना। यही 4 चीजें हमने स्टार्टिंग में पढ़ी ना कि उत्पादन के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं, तो वो ये है। अब इनका थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ते हैं। तो देखिए, पहले हम सबसे देखते हैं भूमि, लैंड। इसका यह अर्थ होता है कि सिर्फ मिट्टी नहीं है, भूमि से मतलब सिर्फ मिट्टी से नहीं है, बल्कि वह सभी प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, जंगल, खनिज, जलवायु, है ना। किसी भाई उत्पादन के लिए तो हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे जैसे कि हमने भूमि ले लिया, अब भूमि से ये मतलब थोड़ी कि सिर्फ जमीन होगी, सिर्फ मिट्टी होगी। भूमि से मतलब है कि उसमें पानी भी आ जाएगा, जंगल भी आ जाएगा, खनिज जो हमारे जमीन के नीचे से ही निकलता है ना, और जो वहाँ की जलवायु है, ये सारी चीजें ही उत्पादन में वो रहती हैं, इन्वॉल्व रहती हैं। अब जो उत्पादन में काम आते हैं, ये सारी चीजें किसी भी उत्पादन में काम आती है। जंगल भी काम आता है, वहां से जो जड़ी बूटियां हैं, लकड़ियां हैं, पानी तो हर चीज में जरूरी है, खनिज जो हमारे नीचे से निकाला जाता है खनन करके, और जलवायु, तो ये सारी चीजें उत्पादन के लिए जरूरी है, उत्पादन में काम आती है। ये सीमित और स्थायी साधन होता है। ये कैसा होता है, सीमित भी होता है और स्थायी भी होता है। इसको मतलब परिवर्तित नहीं किया सकता। भूमि का किराया रेंट कहलाता है। अब भूमि का, मान लीजिए हम किसी ऐसी भूमि लेकर वहां पे हम किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, तो हम भूमिपति को क्या देते हैं, उसका किराया देते हैं, ठीक है। जब हम वहां पे उत्पादन कर रहे हैं, भाई हमारी भूमि ली, हमने किसी से भूमि ली, तो हम क्या करते हैं, उस पे उत्पादन करते हैं और भूमिपति जो है जिनसे हमने लिया उनको किराया देते हैं। तो भूमि का किराया क्या कहलाता है, रेंट कहलाता है। अब श्रम, पहला तो हमारा हो गया भूमि,
फिर हमारा हो गया श्रम, वह मानवीय परिश्रम जो किसी वस्तु या सेवा के निर्माण में लगाया जाता है। अब श्रम के बिना तो हम कोई उत्पादन कर नहीं सकते। हम कोई भी उत्पादन कर रहे हैं, मान लीजिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, फर्म है, वहां पे उत्पादन हो रहा है, तो किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए वहां श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब मशीनें भी है तो वो भी श्रमिक ही चलाएंगे ना। तो यहाँ पे जो परिश्रम की बात हो रही है, तो किसी वस्तु या सेवा के निर्माण में लगाया जाता है। इसे शारीरिक भी कह सकते हैं और मानसिक भी। देखिए शारीरिक रूप से भी किया जाता है और मानसिक रूप से। अब मानसिक रूप से कैसे कि जैसे कोई लैपटॉप पे काम कर रहा है, फोन पे काम कर रहा है, तो वो मानसिक रूप से हो गया। और शारीरिक रूप से, जो शारीरिक रूप से कहते हैं, मशीन चला रहे हैं, लेबर है तो मजदूरी का काम कर रहे हैं, मिट्टी खोद रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो वो शारीरिक हो गया। और मानसिक हो गया जो हम बैठ के करते हैं, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल पे काम करते हैं, और भी जो जो चीजें हैं उसमें हम मतलब मानसिक रूप से, जैसे हमने मान लीजिए कोई ऑफिस वर्क है उसमें। लेकिन शारीरिक में जो हम शारीरिक रूप से कार्य करते हैं, अपने शरीर को चलाकर श्रम देते हैं। जैसे मैंने बताया कि मजदूर हैं और बिल्डिंग्स बन रही हैं, कोई घर बन रहा है, कोई फैक्ट्रियों में काम हो रहा है, कोई छोटे छोटे उद्योग है वहां पे काम हो रहा है, तो सब में श्रमिक काम करते हैं, उनकी शारीरिक मेहनत उसमें लगती है। तो दोनों प्रकार से श्रम शामिल होते हैं, शारीरिक भी और मानसिक भी। श्रमिक को उसका मेहनताना वेतन मिलता है। अब श्रमिक क्या ऐसे ही काम करते हैं, वो उसका वेतन दिया जाता है। क्योंकि देखिए कोई भी काम करता है तो वो अपने प्रॉफिट के लिए करता है, क्योंकि अगर उसे कोई काम करना है तो उससे जो पैसे मिलेंगे उससे उसका जो जीवन चलेगा, उससे वो अपने उपभोग की वस्तुओं को खरीद लेगा। तो इसलिए श्रमिक जो है उनको भी वेतन दिया जाता है, तभी वो काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या दिया, भूमिपति को किराया दिया, यहाँ पे हमने श्रमिकों को वेतन दिया। ठीक है। अब पूंजी वह साधन जो उत्पादन के लिए बनाए जाते हैं। जैसे अब पूंजी से अर्थ सिर्फ पैसे से नहीं लगाया जाता, किसी पैसा ही पूंजी होता है। मशीन, औजार, कारखाने, कच्चा माल आदि। ठीक है। तो पूंजी में मशीन हो गई, औजार हो गया, कारखाने। भाई हमारे पास पूंजी, मान लीजिए बड़ी बड़ी मशीनें हैं तो हमने बड़े बड़े उद्योग चालू कर लिए, बड़ी बड़ी चीजें बनानी चालू कर ली। औजार है हमारे पास तो हमारे बहुत काम की चीजें, नई नई चीजों को बना सकते हैं। कारखाने हमारे पास बड़े बड़े, ये हमारी पूंजी है। कच्चा माल है तो उससे हम बहुत सारी चीजें तैयार कर सकते हैं, कच्चा माल अगर है तो। ये मनुष्य द्वारा निर्मित साधन है। ये मनुष्य ने बनाए हैं इसको। मशीनों को भी मनुष्य ने बनाया, कारखाने भी बनाए, औजार भी बनाए, और कच्चा माल जो है वो लेके आते हैं। तो यह मनुष्य द्वारा निर्मित साधन है जो भविष्य में उत्पादन के लिए उपयोग होता है। ये भविष्य में किसी भी उत्पादन को चलाने के लिए उपयोग में होता है। पूंजी पर मिलने वाला लाभ इंटरेस्ट, ब्याज कहलाता है। अब पूंजी पर जो मिलने वाला लाभ है वो क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है, ब्याज के रूप में दिया जाता है। तो पूंजीपति को जो किस प्रकार मिलता है, ये इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में। ठीक है। अब मान लीजिए मशीनें दे दी है उन्होंने काम करने के लिए, तो उसका क्या ले रहे हैं, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, ब्याज पर दे दिए। मतलब उन्होंने जो अपना मशीन दिया, औजार दिया, कारखाने दिए, वहां पे लोगों को दे दिया कि भाई तुम यहाँ पे अपना बिजनेस कर लो, चलो यहाँ पे ये सामान तुम बना लो, उसके बदले मुझे पैसे दिए जाना, लेकिन ब्याज जोड़कर, इंटरेस्ट जोड़कर। ठीक है। जैसे हमने मान लीजिए कि उन्होंने ले लिया 50,000 में। अब 50,000 का उनको ब्याज भी चाहिए कि भाई 50,000 में हमने आपसे लिया है, अब हमको तुम पैसे देते जाना। तो उस पर कुछ 10%, 5% ब्याज लगा के वो उसको मिलेगा। तो जो ये है लाभ मिलता है उसको इंटरेस्ट के रूप में मिलता है, जो उसको मुनाफा होता है ब्याज के रूप में। ठीक है। उद्यमिता वह व्यक्ति जो अन्य तीनों साधनों को एकत्र करता है। अब उद्यमिता क्या है कि जो हमने ये तीनों साधन पढ़े हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, इनको एकत्र करता है, इकट्ठे करता है, एकत्रित करता है और उत्पादन करता है और जोखिम उठाता है। अब उद्यमिता जोखिम उठाता है। जोखिम किस प्रकार का होता है कि उसको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। भाई अगर उसने ये सब चीज किया, उत्पादन किया और उतना उसको लाभ नहीं मिल पाया, तो वो उस जोखिम को उठाने के लिए तैयार रहता है। ठीक है। प्रबंधन नवाचार और जोखिम वहन करने का कार्य करता है। उद्यमी को लाभ प्रॉफिट के रूप में मिलता है। देखो उसको यहाँ पे लाभ मिल सकता है, मतलब उसको प्रॉफिट भी अच्छा हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। एक बिजनेसमैन को क्या होता है कि भाई देखिए उसने बिजनेस तो चला लिया, अभी ये इसकी गारंटी नहीं है कि भाई प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट तो हुआ तो ठीक है, लॉस भी हो सकता है, वो घाटे में भी जा सकता है। उद्यमिता को मतलब इस चीज का जोखिम उठाने के लिए एकदम तैयार होना चाहिए। वो इस चीज का जोखिम उठाने के लिए प्रॉफिट तो होता ही है और कभी कभी लॉस भी हो जाता है। तो उद्यमी को लाभ प्रॉफिट के रूप में मिलता है। तो हमने देखा कि भूमि को किस प्रकार से लाभ मिलता है, श्रम को किस प्रकार से लाभ मिलता है, पूंजीपति को किस प्रकार से लाभ मिलता है और उद्यमिता को किस प्रकार से लाभ मिलता है। ठीक है। तो ये चारों चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि भूमिपति को जो किराया के रूप में और जो पूंजी श्रम है उसको वेतन के रूप में दिया जाता है।
और जो पूंजी है उसको इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में दिया जाता है, ठीक है। और उद्यमिता को जो है वो प्रॉफिट के रूप में मिलता है। वो इन तीनों चीजों का जोखिम उठाता है, इन तीनों चीजों का जोखिम उठाता है, इनको वहन करता है। वो भूमि भी खरीदता है, श्रम का भी जो लोड लेता है ना, श्रम का भी लोड देता है, भूमि का, पूंजी का, तीनों चीज का भार उसके ऊपर रहता है। इसलिए उसको जोखिम उठाने के लिए कहा गया है और उसको ही फिर इन सब चीजों का प्रॉफिट मिलता है। अब संक्षेप में अगर याद आपको किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पे देखिए वोशा वो लिख दिया। मतलब इसका मतलब है कि अगर शॉर्ट नेम आप याद कर लेंगे तो आपको इसका अच्छे से याद हो जाएगा कि हमारे जो साधन है उत्पादन के, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यमिता है, और इनके बारे में आपने अच्छे से जान लिया है कि भूमि का क्या कार्य, श्रम, पूंजी, उद्यमिता, ये चार चीजें किस प्रकार से उत्पादन से कनेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसको हिंदी में यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश में, तो आप किसी भी रूप में इसको याद कर सकते हैं। तो हिंदी में तो करना ही करना है आपको, और इंग्लिश में भी आपको देखना है। तो उत्पादन फलन, अब हम देखते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। अभी हमने जाना कि उत्पादन क्या है, उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है ना, और उत्पादन के लिए कौन कौन से साधन जरूरी होते हैं, और उत्पादन किया गया है तो एक बाजार भी जरूरी होता है उत्पादन के लिए, जहां पे उत्पादक जो है उत्पादन करेगा और उपभोक्ता जो है वो क्या करेंगे, उसको खरीदेंगे और उसका उपभोग करेंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। ये यहाँ पे आउटपुट और इनपुट की बात होगी। संक्षिप्त अगर हम सरल व्याख्या अगर इसकी देखें, इजी रूप में डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, तो उत्पादन फलन जो है, प्रोडक्शन फंक्शन जो है, वह गणितीय संबंध है, ठीक है। एक मैथमेटिक की बात हो रही है, गणितीय संबंध जो दर्शाता है कि किसी उत्पाद को कितनी मात्रा में और किन किन संसाधनों जैसे श्रम, भूमि, श्रम, पूंजी आदि के उपयोग से उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पे उत्पादन फलन का मतलब कि मान लीजिए हमने इतने इनपुट्स लगाए, इतने संसाधन लगाए, और हमें फिर उससे कितना आउटपुट प्राप्त हुआ, है ना। हमने इतने संसाधन का उपयोग किया और हमसे उससे कितना प्राप्त हुआ, ये कहने का अर्थ है यहाँ पे। तो भूमि, श्रम, पूंजी आदि के उपयोग से कितना उत्पन्न किया गया, इन संसाधनों को हमने लगाया तो इनसे हमें कितना उत्पादन हुआ, कितना हमें उसका फल मिला, ठीक है। इसलिए इसको दिया गया उत्पादन फलन। यह दिखाता है कि आउटपुट किस प्रकार इनपुट्स पर निर्भर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि आउटपुट जो है वो किस प्रकार से इनपुट्स पर निर्भर करता है। हमें जो मतलब जो हमने इनपुट लगाए तो आउटपुट हमें उससे कितना प्राप्त हो, तो आउटपुट जो वो निर्भर किस पे करता है, इनपुट पे निर्भर करता है। अब इनपुट कौन कौन से हमने अभी आपको बताया कि भूमि, श्रम, पूंजी जो है, इनको लगाकर हमने कितना उत्पादन प्राप्त किया। और साधारण रूप में हम सूत्र देखें, इसका फॉर्मूला देखें, तो Q जो है, फिर FLKRE, ठीक है, जो कि अभी हमने देखा था। जहां Q क्या है, आउटपुट है, उत्पादन है। Q क्या है, यहाँ पे उत्पादन है। L जो है वो लेबर है, श्रम जो है वो कैपिटल है, और लेबर जो है श्रम है, जो K है वो कैपिटल है, और जो पूंजी है ना, कैपिटल जो है वो पूंजी है, और R जो है यहाँ पे लैंड जो है भूमि है, और यहाँ पे इंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है, उद्यमिता। अब यहाँ पे ये जो हो गया फलन, F इज इक्वल टू फलन। तो यहाँ पे हमने इसका सूत्र देखा, जो कि सूत्र फॉर्मूला आपके लिए याद करना बहुत जरूरी है। और आपने अगर ये चीज याद कर ली है कि श्रम, भूमि, पूंजी और लैंड मतलब किस प्रकार से जरूरी है, जैसे हमने देखा कि Q जो हो गया आउटपुट, उत्पादन को दर्शा रहा है, L जो है वो श्रम को दर्शा रहा है, लेबर और श्रम, K जो है वो कैपिटल को बता रहा है, पूंजी को, और R जो है वो लैंड, भूमि, ठीक है यहाँ पे, और E जो है वो उद्यमिता को, और F बराबर फलन, फंक्शन, ठीक है। तो अगर हमने ये चीज समझ ली है तो फिर हमारे लिए आगे आसान हो जाएगा। अब हम देखें कि उत्पादन फलन की परिभाषा क्या होती है, कि जब विभिन्न उत्पादन कारकों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता को एक निश्चित तकनीक के तहत संयोजित किया जाता है, तो उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन कारकों के बीच संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। जैसे हमने भूमि लगाई, श्रम लगाया, पूंजी, उद्यमिता जो है, ये चारों एक निश्चित तकनीकी, है ना, एक निश्चित तकनीकी का यूज करके जो उनके तहत उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन और कारक जो है, उत्पादन के कारक है, उनके बीच जो संबंध है उसको बताता है।
ठीक है। उत्पादन और कारक के जो बीच में संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। अब आपको ये चीज जरूर याद रखनी कि भाई उत्पादन फलन है क्या क्या करते हैं, तो भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता एक निश्चित तकनीकी के तहत जो संयोजित करते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले जो उत्पादन है और कारक, उनका जो संबंध होता है उसे ही उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन यह बताता है कि जब हम किसी वस्तु के उत्पादन के लिए अलग अलग संसाधनों इनपुट का उपयोग करते हैं तो उनमें हमें कितना माल या सेवा मिलेगा। अब देखिए उत्पादन फलन हमें क्या बता रहा है यहाँ पे कि हमने बहुत सारे अलग अलग संसाधनों का यूज किया, अलग अलग संसाधनों का प्रयोग किया, उपयोग किया, इनपुट्स लगाए, अलग अलग तरह के इनपुट्स हमने लगाए, लेकिन अब उनका उपयोग करके हमें कितना आउटपुट प्राप्त हो, कितना हमें फल उसका प्राप्त हो रहा। हमने भाई इतने संसाधन तो लगा दिए, अब हमें इससे उत्पादन कितना मिलेगा, है ना, कितना उत्पादन मिला, कितना प्राप्त हो, ये चीजें यहाँ पे दर्शा रहे। तो कितना माल या सेवा, भाई हमने अगर वस्तुओं को बनाया है, उत्पादन किया, तो उससे माल मिलेगा। सेवा की बात हो रही है यहाँ पे, तो सेवा तो मतलब कितना माल या सेवा मिला, आउटपुट कितना मिला। हमने इतने सारे इनपुट्स लगाए अपने उत्पादन करने में, तो हमें उससे आउटपुट कितना मिला, कितना फल प्राप्त हो, कितना उत्पादन मिला। ठीक है, गणितीय रूप में अगर हम देखें तो उत्पादन फलन को ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, Q बराबर F LKT, जहाँ Q कुल उत्पादन है, अभी मैंने बताया था लास्ट में आपको, श्रम जो है लेबर, K पूंजी कैपिटल, भूमि, T है जो है लैंड एंड टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, और F का फलन है। ठीक है, ये जो यह दर्शाता है कि Q L K T आदि पर निर्भर है। ठीक है, जो F फलन का चिन्ह है, F है फंक्शन है जो साइन, वो ये दर्शाता है कि Q L K T आदि पर निर्भर है। ठीक है, ये जो फल मिल रहा है, उत्पादन किसी चीज का हम कर रहे हैं, तो वो निर्भर किस पे, किसके द्वारा मिल रहा है, कौन कौन से हम इनपुट्स लगा रहे हैं और किसके द्वारा हमें फिर उत्पादन प्राप्त हो रहा है। अब अगर उत्पादन फलन का गणितीय संबंध है तो यह बताता है कि विभिन्न इनपुट जैसे श्रम और पूंजी की सहायता से कितना आउटपुट उत्पादन प्राप्त होगा। मतलब कि विभिन्न प्रकार के हमने इनपुट्स लगाए, श्रम और पूंजी लगाए, उससे हमें कितना उत्पादन मिला। अब मान लीजिए कि एक किसान है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं उदाहरण कि मान लीजिए एक किसान है, वह गेहूं उगाता है। ठीक है, अब किसान के पास निम्नलिखित इनपुट्स हो सकते हैं। ठीक है, गेहूं उत्पादन के लिए, गेहूं उगाने के लिए वो बहुत सारे इनपुट्स लगाता है ना, कि जिससे उसको गेहूं ज्यादा से ज्यादा मतलब आए, ज्यादा उत्पादन हो गेहूं का, है ना। तो इनपुट्स लगाया उसने, भूमि लगाई 1 हेक्टेयर, श्रम लगाया 2 मजदूर, बीज और उर्वरक लगाया, पूंजी लगाई 1000 रुपए। ठीक है, तकनीकी लगाया, सामान्य परंपरागत खेती इस संयोजन से उसे 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन मिलता है। मतलब उसने इतने सारे इनपुट्स लगाए तो उसको कितना गेहूं प्राप्त हुआ, देखिए। और उसने सारे इनपुट्स इतने लगाए, भाई 1 हेक्टर भूमि लगाई, श्रम लगाया, 2 मजदूर, बीज लगाए, उर्वरक लगाई, पूंजी मतलब पूंजी लगाई, भाई पूंजी उर्वरक खरीदा तो पूंजी के द्वारा, अब पूंजी कितनी लगाई, 1000 रुपए, तकनीकी को यूज किया, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज किया। ठीक है, और कई परंपरागत खेती इस संयोजन से उसे कितना गेहूं प्राप्त हुआ, 20 क्विंटल का उत्पादन उसे प्राप्त हुआ। तो उसने गेहूं, कोई किसान जो है उसने गेहूं का उत्पादन करना चाहा, उसने इतने सारे इनपुट्स लगाए गेहूं के उत्पादन में और फिर उसे कितना गेहूं प्राप्त हुआ। इसको अच्छे समझ लीजिए, एकदम सरल भाषा में उत्पादन फलन यही है कि हम बहुत सारे इनपुट्स लगाते हैं किसी भी उत्पादन में, फिर उसके बाद उससे हमें कितना प्राप्त होता है ना। हम जितना उत्पादन करना चाह रहे हैं तो हमने बहुत सारे इनपुट्स लगाए, भाई इनपुट्स भी हम क्यों लगा रहे हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त हो। तो इतने सारे इनपुट्स लगाने के बाद कितना उत्पादन प्राप्त हुआ, ये है फलन। अब अगर वही किसान मजदूरों की संख्या बढ़ा देता है, देखिए आपने यहाँ पे देखा इतना इतना उसने लगाया, अब अगर वही किसान मजदूरों की संख्या क्या कर देता है, यहाँ पे 2 मजदूर उसने लगाए थे, अब यहाँ पे वो 4 मजदूर कर देता है। ठीक है, 2 की जगह 4 कर देता है, तो उत्पादन बढ़कर 30 क्विंटल हो जाता है। पहले उत्पादन कितना था, 20 क्विंटल था, क्योंकि उसने 2 मजदूर लगाए थे। यहाँ पे उसने 2 के डबल कर दिए, 4 मजदूर, तो उत्पादन भी उसका बढ़कर कितना हो गया, 30 क्विंटल हो गया। तो उत्पादन जो है फलन होगा Q बराबर F और L के, है ना। यहाँ पे उसने क्या बढ़ाया, मजदूरों की संख्या को बढ़ा दिया, 2 से 4 कर दिया, तो उसका उत्पादन भी गेहूं का बढ़कर 30 क्विंटल हो गया। और फलन जो आप देख रहे हैं सूत्र के रूप में यहाँ पे, अब यहाँ पे Q से क्या है, Q बराबर गेहूं का उत्पादन हो गया, उत्पादन फलन का परिणाम मिल गया ये। ठीक है, L जो है श्रमिकों की संख्या, L जो है वो श्रमिकों की संख्या, और K जो है वो किसको बता रहा है, पूंजी को, उर्वरक, बीज, उपकरण। हम पूंजी से ही तो प्राप्त करेंगे, उर्वरक खरीदेंगे, नए नए बीज खरीदेंगे, अच्छी खाद डालेंगे, ठीक है, नए नए उपकरणों का प्रयोग करेंगे अपनी खेती में। तो इस प्रकार से इतनी सारी चीजों को लगाकर उसने उत्पादन किया, और जब उसने मजदूर 2 से 4 किए तो उसका जो गेहूं का उत्पादन है वो भी बढ़ा। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे सूत्र के रूप में भी देख लिए हैं, इसको फॉर्मूला।
जो इसकी मुख्य बात है, इस उदाहरण में हमने देखा गया कि जैसे जैसे श्रम और पूंजी में बदलाव हुआ, यहाँ पे आपने ये देखा कि जैसे जैसे श्रम और पूंजी बदलती गई, उसमें बदलाव आया, चेंजेस आए, तो पूंजी में जो बदलाव हुआ, उत्पादन भी बदला। यही है उत्पादन फलन। ठीक है, तो अभी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम किसी भी चीज के उत्पादन में कोई और इनपुट्स लगाते हैं, है ना। अब हम यहाँ पे श्रम और पूंजी का बदलाव किया, हमने श्रम ज्यादा लगा दिया, पूंजी भी हमने ज्यादा लगाई, तो उससे हमारे उत्पादन में भी बदलाव आया, हमारा उत्पादन और बदला, है ना। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 20 क्विंटल था, तो यहाँ पे 30 क्विंटल, तो हम जिस तरह से इनपुट्स लगाते हैं, हमको उस उत्पादन का फल भी उतना ही मिलता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे जैसे हमने श्रम और पूंजी में बदलाव किया, उत्पादन भी बदला, और यही है उत्पादन फलन। तो ये क्या हो गया, उत्पादन फलन। ठीक है, अब इसकी जो मान्यताएं थोड़ा देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र में किस प्रकार से उत्पादन फलन को लागू माना जाता है। कि इनकी मान्यताएं देखते हैं। एक निश्चित समय अवधि में टाइम पीरियड फिक्स है, समय अवधि के लिए माना जाता है, यानी दर्शाता है कि उस समय में दिए गए इनपुट से कितना आउटपुट होगा। मतलब कि उस समय जो हमने इनपुट्स लगाए हैं उससे कितना आउटपुट हमें मिल रहा है। ठीक है, प्रयुक्त तकनीक स्थिर होती है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट। यह माना जाता है कि उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली तकनीकी में कोई बदलाव नहीं होता। यहाँ पे ये माना गया है कि उत्पादन की जो प्रक्रिया है, उपयोग जो उसमें टेक्नोलॉजी तकनीकी का यूज करते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, तो कांस्टेंट रहती है। इनपुट्स मापने योग्य होते हैं, जो इनपुट्स हैं वो उनको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। श्रम, पूंजी, भूमि आदि जैसे सभी उत्पादन साधन इनपुट्स को मापा जाता है। ये जितने भी इनपुट्स हम लगाते हैं उत्पादन साधन, इनको मापा जा सकता है, इनको हम क्या करते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और गिनती भी की जा सकती है। इनकी गिनती भी की जा सकती है कि कितनी भूमि पर हमने उत्पादन किया, कितना श्रम लगाया हमने, कितनी पूंजी लगाई हमने, तो इनको काउंट कर सकते हैं, इनको हम माप सकते हैं कि हमने 2 मजदूर लगाए कि 4 लगाए कि 6 लगाए, पूंजी हमने कितनी लगाई उसकी भी गिनती हम कर सकते हैं, भूमि हमने कितने हेक्टेयर लगाई, है ना, कितने हेक्टेयर पे हमने उत्पादन किया। ठीक है, अब उत्पादन के सभी साधन समान गुणवत्ता उत्पादन फलन को एक निश्चित वाले होते हैं। यह मान लिया जाता है कि किसी एक प्रकार के सभी इनपुट्स जैसे सभी मजदूर समान दक्षता और कार्य क्षमता वाले होते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जो मजदूर हैं वो सभी मतलब एक समान है, दक्ष है उस कार्य में, और उनकी कार्य क्षमता भी एक जैसी है। ठीक है, मतलब उत्पादन के सभी साधन जो है गुणवत्ता उत्पादन फलन को एक निश्चित वाले होते हैं, कि मतलब एक ही तरह के हैं यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं, जैसे सभी मजदूर दक्षता में भी एक जैसे और कार्य क्षमता भी उनकी एक जैसी। कम से कम एक इनपुट परिवर्तन ही होता है, एक इनपुट जो हम लगाते हैं वो कैसा हो, परिवर्तनशील होता है ना, उसको हम बदल सकते हैं। अल्पकालिक उत्पादन फलन में माना जाता है कि एक इनपुट को बदला जा सकता है, जैसे श्रमिक। अब देखिए अल्पकाल में क्या होता है कि हम इनपुट्स बदल नहीं सकते हैं, इसमें बहुत कम चांस होता है बदलने का। दीर्घ अवधि में हमें टाइम रहता है कि हम अपने इनपुट्स बदल सकते हैं, पर अल्पकालीन में नहीं रहता। लेकिन एक इनपुट्स की जो बात हो रही है वो है श्रमिक, उनको हम बदल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्पकाल में इतना टाइम नहीं होता कि हम इनपुट्स को बदलें, लेकिन श्रमिकों की संख्या को हम बढ़ा और घटा सकते हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि इनपुट्स को बदला जा सकता है एक इनपुट्स को, तो वो है यहाँ पे श्रमिक। जबकि अन्य जो है वो कैसे रहते हैं, फिक्स रहते हैं, स्थिर रहते हैं, उनको नहीं बदला जा सकता। अन्य साधन आपने जो पढ़े हैं, भूमि है, पूंजी है, तो इनको हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो श्रमिक हैं उनकी संख्याओं को हम घटा बढ़ा सकते हैं, श्रमिकों को हम चेंज कर सकते हैं। ये जो ऐसा इनपुट्स है इसको बस हम बदल सकते हैं, और सारे इनपुट्स वो कैसे रहेंगे, स्थिर रहेंगे। ठीक है, साधनों का पूरा उपयोग होता है, यह मान लिया जाता है कि उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण और कुशल उपयोग किया गया है। साधनों का जो है पूरा उपयोग किया जाता है, और ये माना जाता है कि इसमें जो साधन है उनका पूर्ण रूप से और कुशल रूप से बहुत अच्छे से उसका उपयोग किया गया है। आउटपुट केवल इनपुट पर निर्भर करता है। अब देखिए आउटपुट हमें कैसे पता चलेगा कि इनपुट पर निर्भर करता है, भाई हमने कितना इनपुट्स लगाया है, कितनी सारी साधनों का उपयोग किया है, उससे तो हमें आउटपुट प्राप्त होगा। जैसे हमने 2 श्रमिकों की जगह 4 श्रमिकों लगाया, तो हमें पता चला कि हमने 2 मजदूर लगाए थे, 2 श्रमिक लगाए थे, तो कितना गेहूं का उत्पादन हुआ। उसी की जगह हमने 2 से बढ़ाकर 4 कर दिए, 2 से बढ़ाकर हमने कितने कर दिए, 4 मजदूर कर दिए, तो कितना प्राप्त हुआ, हमें 30 क्विंटल मिला।
और जो हमने 2 मजदूर लगाए थे तो कितना मिल रहा था, 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ, है ना। इस प्रकार हमने देखा कि जिस प्रकार हमने श्रमिकों की संख्या में चेंजेस लाया, इनपुट्स में बदलाव लाए हम, तो उसके बाद हमें जो आउटपुट भी है वो उसमें भी चेंजेस आए, उसमें भी बदलाव आया। तो ये सब इनपुट पे डिपेंड होता है कि हम कौन कौन से इनपुट्स किस प्रकार से डाल रहे हैं अपने उत्पादन में, कौन कौन से इनपुट्स का यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें आउटपुट भी मिलेगा, ठीक है। और ये हमने देखा कि उत्पादन पर कोई भी बाहरी कारक जैसे मौसम या सरकारी नीति, है ना, कोई भी बाहरी कारक प्रभाव नहीं डालता, जैसे कि कोई मौसम के कारण हो गया या फिर कोई सरकारी नीति आ गई, है ना, गवर्नमेंट ने कोई नीति बनाई, तो ये असर नहीं डालते हैं इस पे। केवल इनपुट्स ही आउटपुट्स को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे बस इतनी बातें आपको याद रखनी है कि यहाँ पे सिर्फ इनपुट्स ही आउटपुट को प्रभावित करते हैं। इनपुट्स हमने कैसे लगाए हैं उसके हिसाब से हमें आउटपुट प्राप्त होगा, उसी के हिसाब से हमें आउटपुट मिलेगा। वही ये उत्पादन फलन कि हमने कितने संसाधन लगाए और हमें उससे कितना उत्पादन प्राप्त हुआ। और यहाँ पे ये सब जो बाहरी कारक है वो हमारे उत्पादन में कोई भी असर नहीं डालते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम इनपुट्स के हिसाब से ही हमें आउटपुट प्राप्त होता है और यही इनपुट्स ही आउटपुट को प्रभावित करते हैं। अब निष्कर्ष जो है इन मान्यताओं का उद्देश्य है कि उत्पादन फलन को एक आदर्श स्थिति में समझा जाए, है ना, एक आदर्श स्थिति इसको मानी जाए जो उत्पादन फलन है, जिससे हम यह जान सके कि किसी वस्तु के उत्पादन में कौन कौन से कारक कितने योगदान। इसको एक आदर्श स्थिति बनाने पे बोला गया कि भाई इसको जो उत्पादन फलन है उसको एक आदर्श स्थिति मान लेनी चाहिए, सब इसको अपनाएं, जिससे कि हमें यह भी जान सके हम कि किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए, अगर हमको किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो कौन कौन से कारक हम प्रयोग में लाएं, उपयोग लाएं और कितने योगदान देते हैं, कौन से कारक का उस उत्पादन में कितना योगदान है ना, उसके हिसाब से हम उसको मतलब वही इनपुट्स हम डालें अपने उत्पादन में कि कौन से कारक हमारे उत्पादन के लिए ज्यादा उपयोगी हैं और कौन सा ज्यादा योगदान देते हैं। तो हमारा जो ये पूरा है कि भाई उत्पादन फलन क्या है, तो इनपुट्स हम जो लगाएंगे वही हमें आउटपुट प्राप्त होगा। तो जिस प्रकार से हम अपने किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करना है उसमें हमें किस प्रकार के इनपुट्स लगाने हैं, कौन कौन से संसाधनों का उपयोग करना है जिससे हमें उत्पादन हमारा अच्छे से अच्छा हो, है ना, उत्पादन अच्छे से अच्छा, उसका जो फल है वो अच्छा मिले, तो हम ऐसे ही संसाधनों को डालेंगे जिससे हमारा जो उत्पादन है वो और अच्छा हो और उसका आउटपुट अच्छा ही मिले। तो इस प्रकार से हमने जो ये उत्पादन और कॉस्ट का जो ये लेसन था, इसका जो टॉपिक था आज का हमारा इंट्रोडक्शन और उत्पादन फलन, तो हमने इसको अच्छे से समझ लिया है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जो यहीं पे एंड होती है। तो याद रखो, लागत पर कंट्रोल और उत्पादन की समझ ही हमें बनाती है एक अच्छा व्यापारी। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए फ्यूकी एजुकेशन के साथ। थैंक यू।